हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना शिक्षण का कार्य आगे बढ़ाते हुए जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा था उसमें आज कुछ और टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, कुछ और टॉपिक्स को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा एक क्या क्या टॉपिक होंगे। आज हमारा एक टॉपिक है ओमी परिपथ। ओमी परिपथ या प्रतिरोध। ओमी परिपथ या ओमी जो परिपथ या जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करें उन्हें क्या कहोगे? उन्हें ओमी परिपथ या ओमी प्रतिरोध कहोगे। तो जो परिपथ या जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करेंगे उनके लिए अगर हम विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो हमको एक सरल रेखा के रूप में वो ग्राफ प्राप्त होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे परिपथ जिनके लिए विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचें तब यदि ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो तो वह परिपथ ओमी परिपथ होता है। ठीक है, तो ओमी परिपथ आपके समझ में आया कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करें अर्थात जिनके लिए विभवांतर व धारा I के बीच एक ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो ओमी परिपथ या ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, तो ओमी परिपथ या ओमी प्रतिरोध के लिए जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, किसके किसके बीच ग्राफ खींचेंगे? इधर को लेते हैं विभवांतर V और इधर को लेते हैं धारा I। तो ये जो ग्राफ है वो आपका किसके रूप में प्राप्त हो? सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, यानी V और I का रेशियो सदैव नियत रहेगा। ठीक, तो इस तरीके का परिपथ आपका ओमी परिपथ कहलाएगा। देखिए यहाँ से अब अगर ये जो ओमी जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ, ये ग्राफ आपका क्या है? ये IV ग्राफ है जो कि एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक, इसका यहाँ से झुकाव और थीटा है। अगर हम V विभवांतर को x अक्ष पर लें और धारा I को y अक्ष पर लें तब इसका जो झुकाव है इस ग्राफ का सरल ग्राफ की प्रवणता का व्युत्क्रम, ग्राफ की प्रवणता का व्युत्क्रम परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगी। ठीक है, देखिए यहां से अगर हम इसकी प्रवणता निकालें, थीटा ये है, आप ये पूरी लाइन इसकी जब हम प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ कहीं से भी इस लाइन पर ये आपकी x अक्ष है, इस पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इधर y अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये इस तरीके से देखिए इसकी प्रवणता आप जानते हो क्या होती है? रेखा की प्रवणता m बराबर, यहाँ से आप देखिए y अक्ष पर, ये y अक्ष है ना, y अक्ष पर अंतःखंड ये हुआ, तो y अक्ष पर अंतःखंड क्या हुआ? I, और x अक्ष पर अंतःखंड क्या है? V। ठीक, तो ये I/V। अब हम प्रवणता का अगर व्युत्क्रम कर दें, 1/m कर दें तो 1/m बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V/I, और ये किसके बराबर होता है? ये प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक, आप ये भी जानते हो, आपने पढ़ा था कि किसी रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होता है? tan थीटा। ठीक, तो यहां से आप इससे देखिए 1/tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 1/m का मान tan थीटा रखेंगे तो 1/tan थीटा इक्वल क्या हो गया? V/I इक्वल R। तो ये देखो क्या हो गया? ये हो गया cot थीटा इक्वल, ये cot थीटा इक्वल V/I इक्वल R। ठीक, तो इस तरीके का जब हमको ग्राफ दिया होगा तो हम इस ग्राफ से क्या निकाल लेंगे? परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि परिपथ अगर V नीचे होगा तो cot थीटा आ जाएगा, और अगर यहाँ पर I होगा, ऊपर V होगा, तो यहाँ पे क्या tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? V/I बराबर प्रतिरोध। ठीक, हाँ, तो ये आपका ओमी परिपथ हुआ।
ओमी परिपथ के देखिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ओमी परिपथ, कौन से परिपथ ओमी परिपथ होते हैं? एग्जाम्पल, धात्विक चालक, कौमा, पारा आदि। देखिए जितनी भी धातुएं हैं उनसे जो तार बना होता है, वो जो तार है वो ओम के नियम का पालन करता है। यानी उस तार के सिरों पर अगर हम विभवांतर वी लगाएं तो विभवांतर वी और उसमें बहने वाली धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचें समय समय पर तो वो ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। और ऐसे पारा को किसी नलिका में भर करके उसके सिरों पर ही विभवांतर लगा करके समय समय पर विभवांतर भी और धारा आई के बीच अगर ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। अतः जितने भी धात्विक चालक होते हैं वो, और साथ में पारा भी ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात ये ओमी परिपथ होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आप अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ। देखिए अनओमी परिपथ क्या होंगे कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात इनके लिए वोल्टेज भी, इनके लिए विभवांतर भी एवं धारा आई के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है, अनओमी परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात इनके लिए वोल्टेज भी व धारा आई के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है, अनओमी परिपथ कहलाते हैं। ठीक, तो अनओमी परिपथ के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अनओमी परिपथ के लिए आपके जो जितनी अर्धचालक युक्तियां हैं, अर्धचालक युक्तियां क्या क्या होती हैं? जैसे डायोड, कॉमा, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, एक तो अर्धचालक युक्तियां हो गई, तथा टॉर्च का बल्ब, निर्वात नलिकाएं, ये सभी अनओमी परिपथों के उदाहरण हैं। ठीक, जो अर्धचालक युक्तियां होती हैं, जैसे आपका डायोड वाल्व है, ट्रायोड वाल्व है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम वोल्टेज V, ट्रांजिस्टर के लिए अगर वोल्टेज V उसके सिरों पर स्थापित किया जाए तो क्या होता है, कभी कभी वोल्टेज के हाई होने पर धारा हाई नहीं होती, धारा बहुत देर में हाई होती है। कभी कभी वोल्टेज हाई होने से पहले ही धारा हाई हो जाती है। इसका मतलब वोल्टेज भी और धारा के बीच जो विचरण होता है वो असमान होता है। तो ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं? अनओमी परिपथ कहलाते हैं। और इन परिपथों के लिए अगर हम वोल्टेज V और धारा I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। जैसे आपका देखिए ये है टॉर्च के बल्ब के लिए अगर हम ग्राफ खींचें, विभवांतर V और धारा I। ठीक, आप क्या देख रहे हो कि प्रारंभ में जब वोल्टेज V बढ़ाया जाता है तो धारा I का मान बढ़ता है। फिर देखिए यहाँ पे जाकर के वोल्टेज V का मान बढ़ाने पर धारा का मान उस अनुपात में नहीं बढ़ता। ठीक, तो ये आपके हो गए अनओमी परिपथ हैं। इसके बाद इसमें देखिए एक और टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध देखिए, जो अनओमी परिपथ होते हैं उनके लिए जो प्रतिरोध है उसका मान कैसा रहेगा? उसका मान वेरिएबल होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान कैसा रहेगा? परिवर्तनशील रहेगा। तो गत्यात्मक प्रतिरोध से क्या मतलब होगा कि अनओमी परिपथों के लिए हम अगर वोल्टेज को
वोल्टेज में परिवर्तन करें तो वोल्टेज के परिवर्तन से धारा में जो परिवर्तन होता है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, जैसे अनोमी परिपथ के लिए वोल्टेज में डेल्टा वी का परिवर्तन करने से अगर धारा में डेल्टा आई का परिवर्तन हो तब इनका जो रेशियो है, इनका अनुपात है किसका, वोल्टेज में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। तो R बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, ये गत्यात्मक प्रतिरोध हो गया। ये कैसे निकालेंगे हम, ये इसको इस तरीके से प्राप्त करेंगे। जैसे ये आपका एक अनोमी परिपथ के लिए ग्राफ हम खींच रहे हैं, इधर को हमने वोल्टेज भी लिया और इधर को धारा आई ली। ठीक, और अनोमी परिपथ के लिए जो ग्राफ है आपका किसी तरीके का हो सकता है, ऐसे 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 किसी तरीके का ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ के हम कोई सा एक छोटा सा जो सीधा भाग है कहीं पर भी ग्राफ का, देखिए आपको यहाँ पर ये इतना भाग सीधा दिखाई दे रहा, ये सीधा भाग आपको इस ग्राफ का ये सीधा भाग दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस सीधे भाग के लिए क्या करें, वोल्टेज, देखिए ये सीधा भाग है, इसके लिए इस सीधे भाग को वोल्टेज अक्ष से मिलाएं और इधर धारा अक्ष से मिलाएं। ये देखिए अगर वोल्टेज में ये इतना परिवर्तन है डेल्टा वी, तो धारा में आप देखिए यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, ये इतना परिवर्तन हो रहा है डेल्टा आई। ठीक, तो यहाँ पर वोल्टेज में परिवर्तन ये डेल्टा वी और धारा में परिवर्तन डेल्टा आई का अनुपात क्या कहलाएगा, इस परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, ये आपका गत्यात्मक प्रतिरोध हो गया, जिसे हम ग्राफ की सहायता इस तरीके से निकाल लेंगे। कहीं पर सीधा यहाँ पे देखिए ये सीधा भाग, ये देखो ये सीधा भाग है ना, इस सीधे भाग के लिए देखते हैं वोल्टेज में ये परिवर्तन हो जाएगा, इसको यहाँ से मिलाएंगे वोल्टेज अक्ष की तरफ और धारा अक्ष की तरफ मिलाएंगे। तो इस वोल्टेज परिवर्तन के लिए धारा में परिवर्तन आपका इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से इस भाग के लिए गत्यात्मक प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया जो अनोमी परिपथ होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है वो समय के साथ कैसा रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे उन परिपथों में वोल्टेज धारा का मान परिवर्तित किया जाता है तो प्रतिरोध का मान समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन जो ओमी परिपथ होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए समय के साथ जो परिपथ का प्रतिरोध होता है वो बदलता नहीं, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, अतिचालकता। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, देखिए हम लोगों ने पीछे टॉपिक क्या पढ़ा था कि जब हम किसी चालक का प्रतिरोध जब किसी चालक का हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ता है और अगर हम उसका ताप कम करें तो उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम हो जाते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा है। तो देखिए कि अगर किसी चालक का ताप घटाते जाएं तो क्या होगा कि अगर हम किसी चालक का जब ताप घटाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता भी घटती जाएगी और एक निश्चित ताप पर जो उसकी प्रतिरोधकता है वो शून्य हो जाती है। ठीक, एक निश्चित ताप पर चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ठीक, अतिचालकता समझ गए कि यदि किसी चालक का ताप कम किया जाए तब उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटते जाते हैं और एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जैसे कि आपका पारे के लिए पारा, अगर हम पारे का टेम्परेचर 4.2 केल्विन कर दें, कितना कर दें, 4.2 केल्विन कर दें पारे का ताप,
तो इसका जो रो है, जो प्रतिरोधकता है, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, तो 4.2 केल्विन पर जो पारा है उसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाती, शून्य। ये 4.2 केल्विन आप समझ गए कितना हो जाएगा। देखिए ये कितना कम टेम्परेचर है, 273 में से आप घटाइए 4.2, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8, और यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 2, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ कितना रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना, -268.8 -268.8 डिग्री सेल्सियस। इतना कम जब टेम्परेचर पारे का कर दोगे तो पारे का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ठीक, तथा ऐसे पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। ये घटना आपकी क्या कहलाएगी, ये घटना आपकी अतिचालकता कहलाएगी, और ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अतिचालक। ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाएंगे जो कि अतिचालकता के गुण को दर्शाते। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ऐसे पदार्थ मिल जाएं, ऐसे अतिचालक पदार्थ मिल जाएं जो कि कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है, कमरे का ताप होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसके बराबर होता है, लगभग 300 केल्विन के बराबर होता है। तो ऐसे और पदार्थ मिल जाएं जिनका कि जो कि कमरे के ताप पर अतिचालकता के गुण को दर्शाएं, तो उसका एक अतिचालकता का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट क्या होगा, एक फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा कि जो पदार्थ अतिचालक पदार्थ होते हैं उनसे, उन पदार्थों से अगर परिपथ बनाया जाए और उन परिपथों में धारा एक बार प्रवाहित कर दी जाए किसी बाह्य स्रोत से, जैसे बैटरी से है या अन्य किसी बाह्य स्रोत से, अतिचालक परिपथों में एक बार धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उन स्रोत को हटा लेने पर, जैसे बैटरी आदि को फिर हटा लेने पर, उन परिपथों में धारा कई घंटों तक, कई दिनों तक, बल्कि महीनों तक उनमें धारा बनी रहती है, उनमें धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक लोग इस समय ये खोज में लगे हुए हमें ऐसे पदार्थ मिल जाएं जो कि कमरे के टेम्परेचर पर अतिचालकता के गुण को दर्शाएं। देखिए पारा तो अतिचालकता के गुण को दर्शा रहा है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत कम उसका टेम्परेचर रखना पड़ेगा। इतना कम टेम्परेचर हर जगह हर समय संभव नहीं है, इतना कम टेम्परेचर रखना ये उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपने घरों में एक सर्किट बना लें तो फिर इतना कम टेम्परेचर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो वैज्ञानिक लोग इस समय ये खोज कर रहे हैं कि हमें ऐसे पदार्थ मिल जाएं जो कि अतिचालकता के गुण को दर्शाते हों, तो हमें क्या लाभ मिलेगा कि उनसे बने परिपथों में एक बार धारा प्रवाहित करने पर उनमें धारा कई दिनों, महीनों तक बनी रहेगी। ठीक है, और उनसे बने हुए उन पर जो अतिचालक पदार्थ हैं उनसे बनी हुई अगर केबलों में धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किया जाएगा तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। ठीक है, समझ गए अच्छी तरीके से। तो ये आपके हो गए अतिचालक पदार्थ और अतिचालकता। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, अभी आपने अतिचालकता पढ़ा। ठीक है, तो अतिचालकता के लिए हमने क्या बताया कि ऐसी पदार्थों की खोज जारी है जो कि कमरे के ताप पर अतिचालकता के गुण को दर्शाएं। जब कमरे के ताप पर अतिचालकता के गुण को दर्शाएंगे तो ये कमरे का टेम्परेचर तो सुलभ रहता ही है, तो इतने टेम्परेचर पर हम इतना टेम्परेचर तो बनाए रख सकते हैं। इतने टेम्परेचर पर वो पदार्थ जो है वो उनसे बने जो सर्किट होंगे उनमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हुआ, तो जो धारा है वो बहुत समय तक उनमें प्रवाहित होती रहेगी बगैर बाह्य स्रोत के। एक बार बाह्य स्रोत से धारा प्रवाहित करने के बाद, बाह्य स्रोत को हटाने के बाद भी उनमें धारा लंबे समय तक प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, अब बात आ जाइए कार्बन प्रतिरोध। प्रतिरोध अभी हम लोग ने पीछे पढ़ चुके हैं।
तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो हमारे ये जो प्रतिरोध होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तार आबद्ध प्रतिरोध, ठीक। और दूसरे प्रकार का जो प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध होते हैं, इन प्रतिरोधों को धातुओं के तारों की सहायता से बनाया जाता है। हम जानते हैं किसी धातु के लिए जो प्रतिरोध होता है R बराबर ml अपॉन Ne² A टाउ, ठीक। इस फार्मूले की सहायता देखिए प्रतिरोध का मान परिवर्तित कर लिया जाता है, यानी तार की लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन करके प्रतिरोध का मान परिवर्तित कर लिया जाता है। इस तरीके के जो प्रतिरोध होते हैं, जो ताराबद्ध प्रतिरोध होते हैं, ये आपके 1 ओम के कुछ अंश से लेकर के 100 ओम तक, यानी लगभग 1 ओम से भी कम, 1 ओम से हम कम के 1 ओम के कुछ अंश, यानी कुछ भाग का मतलब 10वां भाग, 5वां भाग, ऐसे 1 ओम के कुछ अंश से लेकर के 100 ओम तक के प्रतिरोध बनाए जाते हैं, ताराबद्ध प्रतिरोध, ठीक। और इन प्रतिरोधों को, जो ताराबद्ध प्रतिरोध होते हैं, इन प्रतिरोधों को मोस्टली किन से बनाया जाता है, मिश्र धातुओं, मिश्र धातुओं, जो कि पीछे हम आपको पढ़ा चुके, जैसे कि मैग्नीशियम, कंसंटेंटन, टंगस्टन। तो इन मिश्र धातुओं से प्रतिरोध बनाए जाते हैं, क्योंकि जो मिश्र धातुएं होती हैं उन पर ताप परिवर्तन का उनके प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें इनसे जो ताराबद्ध प्रतिरोध हैं उनका हम यूज़ प्रयोगशालाओं में, लैब में करते हैं। तो जब उनमें धारा भेजते हैं, जब धारा भेजते हैं तो क्या होता है, धारा भेज ताप बढ़ता है तार का, और ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। अगर प्रतिरोध बदल जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जब ताप में परिवर्तन होता है तो उनका जो प्रतिरोध है वो अपरिवर्तित रहे, ऐसी मिश्र धातुओं के ये ताराबद्ध प्रतिरोध बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके कार्बन प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं ये कार्बन अधातु के, जो कार्बन व अधातु है उसके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रतिरोधों का क्या लाभ होता है, एक तो इन प्रतिरोधों का परिसर बहुत अधिक रहता है। इन प्रतिरोधों का परिसर जो है वो बहुत अधिक रहता है, यानी इन प्रतिरोधों का जो परिसर है वो कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक, 100 मेगा ओम तक के ये प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं, ठीक। ये जो कार्बन के प्रतिरोध होते हैं, एक तो आकार में इनका आमाप जो होता है, आमाप कैसा होता है, छोटा होता है। ये सस्ते होते हैं, सस्ते और टिकाऊ होते हैं आपके कार्बन प्रतिरोध, ठीक। अब देखिए कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्णकोड, कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्णकोड, देखिए जो हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है उस पर 4 रंगों की वलय या पट्टियाँ होती हैं। देखिए जो कार्बन प्रतिरोध होता है उस पर क्या होता है, उस कार्बन प्रतिरोध पर चार रंगों की क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, रिंग होती हैं, ठीक। पट्टियाँ या रिंग होती हैं। ये कार्बन प्रतिरोध की बनावट होती है जिसके ऊपर 4 रंगों की क्या होती है, वलय
या पट्टियाँ, समाज होती हैं ये चार रंगों की आपकी इसके ऊपर क्या होती है, चार रंगों की पट्टियाँ होती हैं। किसके ऊपर, कार्बन प्रतिरोध पर। पहले दो रंगों की जो पट्टियाँ होती हैं वो कार्बन प्रतिरोध के मान को ओम में बताती है। कार्बन ये जो प्रतिरोध है उसका मान कितना है उसको ओम में बताएंगी। ये जो तीसरे रंग की पट्टी वो क्या बताती है, वो 10 की घात कितनी है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, इस तरीके 10 की घात को व्यक्त करती है, इसे हम लोग गुणक कहते हैं। और चौथे रंग की जो पट्टी होती है वो विश्वसनीयता को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन पर, वैसे तो आपने कार्बन प्रतिरोध सब जगह देखे होंगे। देखिए एक मेरे पास बहुत छोटा सा कार्बन प्रतिरोध है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। देखा आप लोगों ने, इस तरीके से ये कार्बन प्रतिरोध होते हैं जो कि हर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में लगे होते हैं। तो उनमें चार रंगों की पट्टियाँ होती हैं। आपको इस पर भी देखिए चार रंगों की पट्टियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो इन्हीं जो रंग हैं, इन रंगों को देख करके हम प्रतिरोध का मान निर्धारित करते हैं। तो किस तरीके से प्रतिरोध का मान निर्धारित करते हैं, आइए इसको समझते हैं, इसको देखते हैं। इसके लिए आप एक फार्मूला याद करेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है बीबी रॉय, आपका फार्मूला होगा बीपी, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। एक फॉर्मूला है बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक, अब इसका हम मतलब समझें। देखिए ये जो बी है, इस बी मीन्स होता है ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक माने सभी लोग जानते हैं काला। ठीक, और ये जो दूसरा बी है इसका मतलब होता है ब्राउन। ब्राउन माने भूरा। और ये आर मीन्स होता है रेड, रेड। और ओ ऑरेंज। और ये बाई येलो। ठीक है, और ये आपका ग्रीन, ग्रीन। और ये ब्लू। और ये वॉयलेट। और ये ग्रे, ग्रे माने स्लेटी, ग्रे। और ये डब्लू मीन्स वाइट। ठीक है, इस तरीके का आपके ये जो रंग उस पर होंगे, इतने रंग हो सकते हैं जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया। कितने रंग हैं, 10 रंग हैं। ठीक, 10 रंगों की पट्टियाँ होंगी। तो जो काले रंग की पट्टी है उसका जो कोड है उसके लिए कोडिंग की गई है, उसके लिए 0, और भूरे रंग के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5। ठीक, और आपकी ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। ठीक, ये आप कोड देंगे, इसके लिए आप उन रंगों को पहचान लेंगे। ठीक है, और उन रंगों को ये कोड देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए जो तीसरे रंग की पट्टी जिस रंग की होगी वो हमने क्या होता है, वो क्या व्यक्त करेगी, वो 10 की घातांक को व्यक्त करेगी। जैसे मान लीजिए तीसरे रंग की पट्टी रेड कलर की है तो आप 10 और 10 के लिए देखो रेड कलर की तीसरे रंग की पट्टी, तो रेड का कोड कितना 2, तो 10 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे रंग की जो पट्टी है वो 10 की घातांक को व्यक्त करेगी। ठीक, अब इन रंगों के अलावा भी देखिए चौथे रंग की पट्टी होती है विश्वसनीयता को व्यक्त करती है। तो चौथे रंग की पट्टी के लिए, चौथे रंग की पट्टी के लिए, जो चौथे रंग की पट्टी है वो आपकी
या तो होगी सुनहरे रंग की, ठीक, सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की होगी, सुनहरी, गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन। अगर गोल्डन कलर की है तो उसके लिए आप कोड दोगे 5%, ठीक। और अगर वो सिल्वर कलर की है, सिल्वर चांदी के कलर की है, तो आप देंगे 10%। और कोई रंग की पट्टी नहीं है, कलरलेस, कलरलेस, तो उसके लिए हम 20% देंगे, ठीक। ये आपका वर्ण कोड हो गया, ठीक। और देखिए अगर तीसरे रंग की हमारी पट्टी है, तीसरे रंग की 1 2 3, इन जो 3 रंग हैं, पहले 2 रंगों की पट्टियाँ इन्हीं 10 रंगों में से होंगी, तीसरे रंग की पट्टी भी इन्हीं 10 रंगों में होगी। लेकिन कभी कभी जो तीसरे रंग की पट्टी होती है वो गोल्डन कलर की हो सकती है, सिल्वर कलर की हो सकती है, तीसरे रंग की पट्टी भी। तो अगर गोल्डन कलर की होगी तो उसके लिए जो हम पावर देंगे, जो गुणक बताएंगे 10 का, वो 10 की घात -1 करेंगे। और सिल्वर कलर की होगी तो 10 की घात -2 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कार्बन के लिए हमारा क्या होगा, वर्ण कोड होगा। इसकी सहायता से, ये आपका वर्ण कोड है, इसकी सहायता से हम कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये समझाते हैं। जैसे हमारा एक न्यूमेरिकल है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर लाल, हरे, पीले व सुनहरे रंग की पट्टियां हैं, तब कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारित कीजिए। बहुत ही आसान है। आपसे यह देखिए कार्बन प्रतिरोध R बराबर, सबसे पहले कौन सा है, लाल रंग। तो लाल रंग के लिए कोड कितना है हमारा, 2। आप पहले ये पूरी टेबल याद कर लेंगे। वैसे हम आपको ये बता दें कि ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे कार्बन प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड, वो जो अभी आपका कोरोना महामारी के कारण जो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो उस सिलेबस जो कम हुआ उसमें ये टॉपिक हमारा निकाल दिया गया है। लेकिन हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये दैनिक जीवन में बहुत ही काम आएगा, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण में कोई प्रतिरोध खराब हो गया है तो हमें दूसरा लाना है, तो आप कलर देख करके, कलर की सहायता से उस प्रतिरोध के मान को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको पढ़ाया है। तो लाल, दूसरा हरे, ग्रीन, देखिए ग्रीन के लिए कितना, 5। इसके बाद तीसरे रंग के लिए क्या करें, तीसरा रंग है वो 10 की, यहाँ पर 10 की घातांक को गुणक के रूप में, गुणित 10 की घात। तीसरा रंग क्या है, पीला, येलो। तो देखिए येलो के लिए क्या कोड है हमारा, 4, तो 10⁴ हो गया। फिर सुनहरे, तो सुनहरा रंग क्या यहाँ व्यक्त करेगा, चौथे रंग की पट्टी, ये विश्वसनीयता को प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए है आपकी 5, तो यहाँ लिखो ±5%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा R, यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं R बराबर 25 × 10 की घात 4 ओम ±5%, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से अगर ये सवाल यहाँ ऐसा हो कि एक कार्बन प्रतिरोध पर नीले, काले, चांदी के रंगों की पट्टियां हैं, तब कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारित कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से जो करेंगे, देखिए आप यहाँ से हमें कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारित करना है जिसके ऊपर रंगों की ये वलय है, ये पट्टियां हैं। तो उस कार्बन प्रतिरोध का मान R बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहला रंग नीला है, नीला, तो नीले रंग के लिए, ब्लू के लिए देखो कोड क्या हमारा 6। दूसरा क्या है, काला, काले के लिए कितना कोड 0, ठीक। उसके तुरंत बाद आप तीसरे रंग के लिए क्या करोगे, 10 की पावर के रूप में लिखोगे। तीसरा रंग हमारा चांदी है, तो चांदी के लिए जो गुणक होता है वो कितना हमने बताया,
देखो यहाँ पे -2 10 की घात -2 हो जाएगा। इसके बाद चौथे रंग की पट्टी नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस। जब चौथा रंग नहीं होता है, कलरलेस है, तो विश्वसनीयता 20% हो जाएगी। तो आपका प्रतिरोध R बराबर 60 गुणा 10 की घात -2 ओम प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बहुत आसान है। कभी कभी क्या होगा कि वो प्रतिरोध का मान बता देगा, वो बताएगा कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान, देखो क्या बताएगा कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान R बराबर 6300 ओम प्लस माइनस 5% है। तब कार्बन प्रतिरोध पर जो वर्ण कोड है, जो रंगों की पट्टियाँ, उनका क्रम निर्धारित कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले 6 है, तो 6 के लिए तो 6 कैसा है, ब्लू, नीला। सबसे पहले किस रंग की पट्टी होगी, ब्लू रंग की, नीले रंग की होगी। इसके बाद ये 3, तो 3 देखिए 3 कैसी, ऑरेंज, नारंगी रंग की पट्टी होगी, नारंगी। इसके बाद ये 0 0 है तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2। ठीक, इनको घातों के रूप में लिखेंगे तो 10⁻²। तो देखिए 2 के लिए अब क्या होगा, ये रेड। इसके बाद ये रंग की पट्टी कैसी होगी, लाल रंग की पट्टी हो जाएगी। और 5% के लिए आपका कौन सी हो जाएगी, गोल्डन कलर की, ठीक, सुनहरे रंग की पट्टी होगी। इस तरीके से हम इसका निर्धारण कर लेंगे, इसको बता देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे होता, देखिए आप R बराबर 6.3 ओ, तो आप प्लस माइनस 20%, तो आप इसका मान किस तरीके से निर्धारित करते, देखिए ये जो प्रतिरोध का मान इतना दिया है, इससे पट्टियों, रंगों की जो पट्टियाँ, उनका निर्धारण कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आप इसको और लिख सकते हैं, R बराबर, इसको लिख दो, हम ऐसे लिख सकते हैं 63 × 10⁻⁻1 प्लस माइनस 20%। ठीक, अब आप यहाँ देख लिया आराम से, 6 ये कौन सा कलर हुआ, ब्लू। ठीक, नीले रंग की पट्टी होगी पहले, नीला रंग। 3 ऑरेंज, नारंगी रंग की पट्टी होगी। फिर देखिए 10⁻⁻1 किसके लिए होता है, सुनहरे रंग के लिए, तो ये सुनहरे रंग की पट्टी होगी। और 20% है तो चौथी पट्टी होगी, उसका कोई भी रंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका निर्धारण करेंगे। अगर हमारे पास कार्बन प्रतिरोध का मान दिया है तो हम उसकी सहायता से पट्टियों के रंगों का निर्धारण कर लेंगे। और पट्टियों की रंग दिए, हमें पट्टियों के रंग दिए हैं, तो उनकी सहायता से हम कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे टॉपिक थे। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे इस चैप्टर में इतना ही कराएंगे, लेकिन मैंने सोचा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको करानी चाहिए, इसलिए मैंने फिर ये कुछ टॉपिक्स आज आपको और कराए हैं। आज इन टॉपिक्स के साथ हमारा ये लेसन है, जो दूसरी यूनिट है, उसका पहला लेसन और हमारी बुक का 5वां लेसन वैद्युत चालन, वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।